मोदी विरोधी मोर्चे की अगली बैठक 11 दिन बाद होने जा रही है। पटना में कैलकुलेशन लगाया जाएगा कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़े, कैसे मोदी को रोका जाए। इस गणित की केमिस्ट्री तो अभी नहीं बन पाई, लेकिन मोदी कितनी सीटें जीतेंगे इसकी भविष्यवाणी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दावा किया कि विपक्षी एकता होते ही मोदी 100 सीटों से भी नीचे चले जाएंगे। वो राहुल गांधी को इस एकता का चीफ समझ रहे हैं। नीतीश कुमार, जो इस चिंतन शिविर के मेजबान हैं, वो भी मोदी विरोधी का चीफ बनने की ताक में है। उनके लेफ्टिनेंट दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार में ही वो करंट है कि 24 में देश को बीजेपी से मुक्त कर सकते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 2024 में उसकी जीत 2019 की जीत से बड़ी होगी। इसका मतलब है कम से कम 304 सीटें। इन सारे दावों में कितना दम है? 24 में मोदी की सीटें बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ सकती हैं, और घटी तो कहां तक जा सकती हैं? बहुमत से ऊपर रहेंगी या फिर नीचे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की रैली का रिजल्ट क्या निकला? 24 के चुनाव में केजरीवाल लीड रोल में नहीं होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। क्या केजरीवाल ने मोदी से लड़ने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है? दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा, आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। महाराष्ट्र जाकर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को 5 चैलेंज दिए। दुश्मन 3 हैं। अमित शाह ने एक दुश्मन को सेलेक्ट करके टारगेट लॉक किया है। नाम है उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्या महाराष्ट्र में अमित शाह ठाकरे सेना से डरते हैं? आज भी इस राज्य की जनता ठाकरे परिवार और उनके जो प्रमुख होते हैं उसके ऊपर विश्वास रखती है। भारत माता की। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज से ताल ठोका। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने एक और दंगल का कैलेंडर निकाल दिया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या ब्रिजभूषण को पहलवानों से दंगल का अंजाम पता है? खाप गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। अगर 15 तक नहीं हुए अरेस्ट, क्या फिर से होगा अनरेस्ट? शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा, तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। ब्रिजभूषण और खाप की कुश्ती, क्या पुलिस दिखा रही है सुस्ती? सचिन पायलट ने कोई पार्टी नहीं बनाई, लेकिन गहलोत से करते रहेंगे लड़ाई। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती। सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। जादूगर से अंदर की लड़ाई, क्या पार्टी यूं ही चलेगी? प्रधानमंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की पार्टी 24 का समाधान खोज रही है। मोदी 20 जून को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री के पीठ पीछे दुश्मनों की सबसे बड़ी गोष्ठी होगी। नीतीश कुमार मोदी के एक एक विरोधी को ढूंढ रहे हैं। आज से 11 दिन बाद पटना में होगी सबसे बड़ी सियासी घटना। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। नीतीश कुमार का प्लान सुपरहिट होगा या सुपर फ्लॉप होगा? कांग्रेस कुछ अलग नहीं कर रही। कांग्रेस ने वही लाइन पकड़ी है
जिसे सोनिया गांधी ने 16 साल पहले तय किया था और जिस रास्ते पर राहुल गांधी 2019 से ही चल रहे हैं। राहुल बार बार गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर खड़े होते हैं और उसी पुरानी लीग पर चलने लगते हैं। मगर आज राहुल की नहीं, आज पहले केजरीवाल की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। अरविंद केजरीवाल की रैली का सब्जेक्ट था दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश। दिल्ली सरकार का सारा अधिकार एक अध्यादेश के जरिए होम मिनिस्टर अमित शाह की जेब में जा चुका है। दिल्ली सरकार का अधिकार वापस पाने के लिए केजरीवाल 10 पार्टियों के नेताओं और विपक्ष के 5 मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, के चंद्रशेखर राव, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सीताराम येचुरी। कम से कम इतने नेता केजरीवाल को सपोर्ट देने का एश्योरेंस दे चुके हैं। दिल्ली के 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में केजरीवाल की अपॉइंटमेंट वाली अर्जी अभी पेंडिंग है। इस बीच केजरीवाल ने रामलीला मैदान में रैली बुलाई तो केवल एक मुख्यमंत्री आए, पंजाब के भगवंत मान। पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। दोस्तों, केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं के सामने डील रख दी है। मॉनसून सत्र में मुझे जीतने दो, 24 तुम जीत लो। मुझे जुलाई में सपोर्ट करो, 24 में मैं सपोर्ट करूंगा। केजरीवाल के शब्दों पर गौर करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया कि मोदी जी आप देश चलाओ, दिल्ली की तरफ मत देखो। सवाल है कि क्या केजरीवाल ने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है? केजरीवाल रियलिस्टिक पॉलिटिशियन है। वो साल नहीं, महीने महीने, दिन दिन के हिसाब से चलते हैं। केजरीवाल को लगता है कि 24 में मोदी ही आ रहे हैं, इसलिए केजरीवाल ने 24 की नहीं 29 की तैयारी शुरू की है। 24 में भी केजरीवाल को अकेले नहीं रहना, इसलिए वो पटना भी जा रहे हैं। 19 में अकेले लड़ने पर केजरीवाल का केवल एक सांसद जीता था। 24 में केजरीवाल वो स्थिति अफोर्ड नहीं कर सकते। देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। पटना में अगर ऑल अपोजिशन यूनिटी का कोई खाका बन गया तो केजरीवाल सिर्फ दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों पर ही लड़ेंगे। केजरीवाल फ्री वाली पॉलिटिक्स के जरिए अपना बेस बढ़ा रहे थे, मगर फ्री वाला नैरेटिव कांग्रेस ने झटक लिया। कांग्रेस अब दोगुनी ताकत से फ्री का ढोल पीट रही है। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री टिकट वाला वादा आज से लागू हो गया। कर्नाटक में हर महीने 10 किलो चावल,
छत्तीसगढ़ में बीपीएल परिवारों को फोर्टिफाइड चावल, राजस्थान में मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट, कम से कम 1000 रुपए की पेंशन और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। केजरीवाल जहां तक सोच भी नहीं पाए, कांग्रेस ने फ्री पॉलिटिक्स को वहां तक पहुंचा दिया। कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री और छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। कांग्रेस की इन तरकीबों से लग रहा है कि केजरीवाल को कुछ नया सोचना पड़ेगा। वेलफेयर के मामले में राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर ले रहे हैं। मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मॉडल स्टार्ट किया तो कांग्रेस ने उसे भी अडॉप्ट कर लिया। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने वाला ये पोस्ट कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सुबह 7 बजे ही कर दिया गया। उस वक्त दौसा में सचिन पायलट की जनसभा शुरू भी नहीं हुई थी। पायलट मंच पर आए तो पार्टी के लिए उनकी लाइन माइल्ड रही, मगर गहलोत के खिलाफ पायलट के गुस्से में कोई कमी नहीं आई है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। पायलट ने पार्टी हाईकमान को एश्योर किया कि वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन जब वो कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है तो इसका इशारा सीधे सीधे गहलोत की ओर होता है। पॉलिटिक्स सिर्फ वही नहीं होती जो दिखती है। पॉलिटिक्स उस आइसबर्ग की तरह होती है जिसका सिर्फ टिप दिखता है। दिल्ली में पहलवानों का धरना और हरियाणा में खाप पंचायतों का आयोजन, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में इसका पॉलिटिकल जवाब दे दिया। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज में शक्ति प्रदर्शन किया, हजारों समर्थकों के साथ रैली की, प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और ये ऐलान भी कर दिया कि अगला चुनाव भी वो कैसरगंज से ही लड़ेंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। ब्रजभूषण पर खाप का अल्टीमेटम है, 15 तक गिरफ्तारी हो वरना फिर से आंदोलन होगा। हर चीज के लिए मतलब रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी क्या? तो ये तो देश के संविधान में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर सरकारें बनाई गई हैं तो लोगों के लिए बनाई गई थी, ना कि लोगों को दुखी करने के लिए। तो दुखी करने से पहले ही चीजें मान लेनी चाहिए, इतना दुखी नहीं किया जाना चाहिए। अगर बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा होती, इनकी आत्मा ने पता नहीं क्या बददुआएं दे दी, तो पता नहीं कहाँ तक का सिस्टम कहाँ पे क्या लगेगी वापस जाके। ब्रजभूषण फैक्टर जितना यूपी में चल रहा है उससे अधिक हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार प्रेशर में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जाट नहीं हैं और जाट समाज की बेटियों को उनका सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। इससे बीजेपी का जाट बेस खिसक रहा है। मगर डिसीजन तो यूपी में ही होगा। अवध क्षेत्र की कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर असर रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है
कि अखिलेश ब्रजभूषण के बारे में क्या फैसला करते हैं। अखिलेश ने आज ब्रजभूषण के बहाने बीजेपी पर वार किया, लेकिन ब्रजभूषण का नाम भी नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा याद रखना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीजेपी को दोबारा इस नारे के बारे में सोचना चाहिए, और जब पहलवान बेटी न्याय मांग रही हैं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है उन्हें न्याय दिलाने की। अखिलेश यादव फिर से समाजवादी रथ में बैठ गए हैं। वो पूरा यूपी घूम रहे हैं। अखिलेश ने 24 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है, मगर कैसे ये वो नहीं बताते। जबकि योगी आदित्यनाथ की टीम यूपी की सभी 80 सीटों की मार्किंग करके काम कर रही है। नरेंद्र मोदी का लेवल ये है। बनारस में मोदी का शो शुरू हुआ है। गंगा किनारे G20 का प्रोग्राम हो रहा है, तो बनारस की छटा निखर रही है। यूपी का वोटर इन सब चीजों को देख रहा है। ऐसी बातें सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहती, इनका असर समूचे प्रदेश पर पड़ता है। कभी कभी तो ये प्रदेश का बैरियर भी तोड़ देता है। सरकार का काम भी चल रहा है और पॉलिटिक्स भी हो रही है। अमित शाह होम मिनिस्ट्री संभालते हुए भी करीब करीब हर दिन रैली कर रहे हैं। एक दिन पहले वो नांदेड़ में थे, तो अगले ही दिन विशाखापट्टनम में उनकी रैली हुई। मोदी के मंत्री एक एक राज्य में जाकर 9 साल के काम गिना रहे हैं। मोदी के विरोधी इस लेवल को मैच नहीं कर पाते। शरद पवार का ध्यान पार्टी में परिवार की सेटिंग पर है। ठाकरे के लिए टूटी हुई पार्टी को जोड़ने का चैलेंज है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, शिवसेना का नाम चला गया, तीर धनुष का निशान चला गया, विधायक चले गए, सांसद चले गए, फिर भी ठाकरे पर बीजेपी के अटैक कम नहीं हुए। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। 4 सवाल जो अमित शाह जी ने पूछे हैं, उसका चिंतन खुद भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। बीजेपी का प्लान क्या है? मोदी की पार्टी को मालूम है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों से एक साथ लड़ने में फायदा नहीं है। बीजेपी अगर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना से अलग अलग लड़ेगी तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 40 प्लस सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर तीनों पार्टियां इकट्ठा लड़ी तो बीजेपी के लिए 10-12 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में पवार का यही फॉर्मूला नीतीश कुमार नेशनल लेवल पर ट्राई करना चाहते हैं। 24 की तस्वीर कैसी होगी, ये 23 को डिसाइड होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।